कड़ाके की ठंड में रात में खेती करने वाला ससुराल। सुनिए जी, हमने सरसों की खेती करी, ये भी सही नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है शांति, पर मैंने सोचा है इस बार गेहूं की उपज करूं। और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर से पहले की तरह अच्छी नौकरी करेगा और घर संभाल लेगा। चलो, अब ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, अब हमें घर जाना चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा और घर के जैसे हालात हैं? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होगा। इतना बोलकर विनोद और शांति साग लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग घर जाते हैं जहाँ काजल खाना बना रही होती है और शांति की बहू अपने पति को खिचड़ी खिला रही होती है और बच्चे नए कपड़े के साथ खेल रहे होते हैं। माँ, पापा कब ठीक होंगे? हमें बहुत ठंड लगती है इन कपड़ों में। हम कब तक सर्दियों में ऐसे पुराने कपड़े पहनेंगे? नए कपड़े दिला दो ना। बच्चों, पापा की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बस कुछ दिन की बात और है। इस बार इन पुराने कपड़ों में सर्दियाँ काट लो, फिर हम तुम्हें नए कपड़े भी दिला देंगे। अरे बच्चों, क्यों अपनी माँ को परेशान करते रहते हो? सर्दियों के कपड़े ही चाहिए ना, दादा लाकर देंगे तुम्हें, वो भी बहुत जल्द। अपने दादा दादी को देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं और अपने दादा दादी के पास जाते हैं। सच दादाजी? तुम्हारे दादाजी ने कभी झूठ बोला है क्या बच्चों? बहू, राकेश की तबीयत कैसी है? आज तू राकेश को डॉक्टर के पास लेकर गई थी या नहीं? गई थी माँ जी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ठीक होने में समय लगेगा, पर हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना है। माँ, उस रात हमें ठंड में भैया को घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। सब हमारी ही गलती है। इतना बोलकर पूरा परिवार पुराने कुछ दिनों को याद करने लगता है। तो फिर खाली हाथ घर आ गया? तुझे दिख नहीं रहा धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है? अब चादर से ठंड नहीं जाती बेटा। ठंड का समय शुरू हो गया है, पर तुझे अपने बूढ़े माता पिता की जरा भी परवाह नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। ना भैया घर की छत ठीक करवा रहे हैं और ना ही घर में दूसरी चारपाई लेकर आ रहे हैं। एक ही चारपाई है घर में, पता भी है आपको अब जमीन पर सोने में कितनी ठंडे लगती है। अरे माफ कर दो मुझे, दोस्तों के साथ घर आ रहा था, दिमाग से निकल गया कि रजाई कंबल भी लेना है, सर्दियां शुरू हो गई हैं। अच्छा चलो, मैं अभी रजाई लेकर आता हूँ। वैसे भी कल ही सैलरी मिली है, आज ले आता हूँ वरना पैसे खर्च हो जाएंगे। सुना तूने पिंकी? पापा नई रजाई लेकर आ रहे हैं। पापा जो रजाई लेकर आएंगे उसे हम ले लेंगे। अपने घर वालों को खुश देखने के लिए राकेश उसी वक्त रजाई लेने के लिए रात को ठंड में कोहरे में निकल जाता है और आज बाकी दिन से ज्यादा ठंड और कोहरा हो रहा होता है। सच में अब ठंड पहले से ज्यादा हो गई है। आखिर नवंबर जो शुरू हो गया है। कुछ अंधेरा तो पॉल्यूशन की वजह से भी है। रात के 8 बजे भी ऐसा अंधेरा और कोहरा जमा हुआ है जैसे रोड पर दिसंबर या जनवरी की ठंड हो। राकेश खुद से बात करते हुए सुनसान रोड पर चल ही रहा होता है कि अचानक से एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है और उसके घर वाले उसके सामने होते हैं। अरे बेटा, ये सब कैसे हो गया? तू ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है 2 दिन बाद ही पर मेरे बेटे को होश तो आया। पर पापा, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। राकेश अपने घर वालों से ना तो बात कर पाता है और ना ही मिल पाता है, जिसके बाद डॉक्टर राकेश की जांच करता है और घर वालों से कहता है, इस एक्सीडेंट और अंदरूनी चोट की वजह से ये पैरालाइज हो चुके हैं। पता नहीं कब तक ठीक होंगे, पर आप लोगों को इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और इलाज करवाना होगा। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, ये पैरालाइज क्या होता है? क्या पापा आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? नहीं बच्चों, पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। पिंकी की बातों का घर वालों के पास कोई जवाब नहीं होता और सभी की आंखें भर आती हैं। कुछ ही देर में सब पुराने ख्यालों से बाहर आते हैं और शिल्पा घर वालों से कहती है, पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो बीत गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते। पापा जी, इनकी दवाई खत्म हो गई है, आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं 10 दिन की दवाई ला सकूं। शांति, तुम सही कह रही थी। सिर्फ खेती करके घर चला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं बहू, मैं कल सुबह ही फेरी करके कुछ साग बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे तुम मुझसे राकेश के लिए दवाई ले लेना। हम एक तो ऐसे ही इतने गरीब हैं और जब से राकेश पैरालाइज्ड हुआ है तब से तो हम पर दुखों का पहाड़ टूट गया है।
और फिर से ठंड भी आ चुकी है। कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी किसी के घर झाड़ू पोछे का काम कर लूं। खेत आप संभाल लेना। नहीं शांति, खेत से हमारी इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है कि पूरा समय खेती करता रहूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी कहीं नौकरी कर लूं, क्योंकि हमारे सिर पर घर की बेटे की बहू की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी है। पापा, अब से मैं भी काम करूंगी। आप और माँ इस उम्र में काम करो और मैं घर पर बैठी रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आपने मुझे इतना पढ़ाया है कि मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपनी शादी का खर्चा निकाल सकूं, इसीलिए मैं भी काम करूंगी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पूरा परिवार काम करने का फैसला लेता है और अगले ही दिन काजल और शांति काम की तलाश में बाहर निकलती है। बहन, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और मुझे विमला बहन ने बताया था कि आपको एक नौकरानी की जरूरत है। अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसके बारे में विमला बात कर रही थी। वैसे जरूरत तो है मुझे, पर घर के कामों के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए। तुम्हें सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त का खाना बनाना होगा और खेत लेकर आना होगा। हमारा बहुत बड़ा खेत है, वहाँ पर कई सारे वर्कर काम करते हैं और खाना हमारी तरफ से होता है। तो तुम्हें हमारे वर्कर के लिए खाना बनाना होगा और महीने की सिर्फ 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। जी मालकिन, मैं सब कर लूंगी। शांति को 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है, तो वहीं विनोद और काजल भी जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं और काजल एक ऑफिस में जाकर अपना CV देती है। सर, ये मेरा रिज्यूम है। मैंने आज से पहले कभी काम नहीं किया, पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छा काम कर पाऊंगी। पर हमारे यहाँ फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, जब होगी तब हम आपको बताएंगे, अभी आप जा सकती हैं। काजल रिजेक्शन पाकर दुखी हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी लोग रात को घर आते हैं और शिल्पा शेट्टी के लिए खाना निकालते हैं। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए, मैंने खाना बना दिया है, अभी लगा देती हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। तेरा चौथा महीना लग चुका है और शुरू के कुछ महीनों में तो तुझे आराम की सख्त जरूरत है। इसी दौरान हम तुझे जरा भी आराम नहीं दे सके, ऊपर से इतनी ठंड। नहीं माँ, तुम आराम करो। तुम्हें नौकरी मिल चुकी है और कल सुबह तुम्हें जल्दी भी जाना है, खाना बनाना है, खेत ले जाना है, वहाँ के लोगों को खाना खिलाना है, फिर खेत से वापस आना है। तुम्हारा काम बहुत थका देने वाला है। मुझे और पापा को तो अभी तक नौकरी ही नहीं मिली। नौकरी भी नहीं मिली और 2 दिन से हम खेत भी नहीं गए। पता नहीं हमारे खेत का क्या होगा। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर में अकेली रहती हूँ। समय मिलेगा तो खेत भी चली जाया करूंगी। एक बार फिर इतना बोलकर पूरा परिवार ठंडी जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है और खाना खाते हुए दोनों बच्चों को काफी ठंड लगती है। आप लोग रजाई नहीं लेकर आए, कम से कम बिस्तर तो लेकर आ जाओ। जमीन पर बैठकर खाने में कितनी ठंड लगती है। मैं तो जा रहा हूँ पापा की चारपाई पर, वहीं बैठकर खाऊंगा। नहीं राजू, वो छोटी सी चारपाई है, पापा को सोने में दिक्कत होगी। यहीं बैठो, बहुत जल्द घर में बिस्तर भी आ जाएगा और तुम्हारी रजाई भी। समय के साथ ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था, तो वहीं पूरा परिवार रात को ठंड में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोता है, जिस वजह से राजू और पिंकी की सुबह तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, पापा जी, देखिए ना, राजू और पिंकी की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है। दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और बुखार से पूरा बदन जल रहा है। बहू फिक्र मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ, बच्चों को कुछ नहीं होगा। सरसों का खेत बेचने के बाद शिल्पा के घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दोनों बच्चों की दवाई लेकर आ सके, इसलिए विनोद लाला के पास जाता है और उससे 2,000 रुपए कर्जा लेता है। लाला जी, बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, मेरी बीवी को नौकरी मिल चुकी है, मैं भी नौकरी की तलाश में हूँ। इस बार फसल अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए ज्यादा कमाई भी नहीं हुई। अब नौकरी करूंगा तो हर महीने थोड़े घर में पैसे आ पाएंगे और जैसे ही पैसे आएंगे मैं अगले महीने सबसे पहले आपको आपका पैसा दे दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2,000 रुपए दे दूंगा, पर इस 1 महीने में अगर तूने 2,000 नहीं दिए तो 4,000 देने पड़ेंगे। हर महीने पैसा दुगना हो जाएगा। मुझे मंजूर है। खुद इतना मजबूर है कि वो लाला की बात मान जाता है और घर जाकर अपनी बहू के साथ दोनों बच्चों को दवाई दिलवाने के लिए ले जाता है। और जब वो लोग दवाई लेकर घर आ रहे होते हैं तो विनोद खेत के लिए चला जाता है, जहां वो कुछ लोगों को उसकी जमीन देखते हुए आपस में बात करते हुए देखता है। विनोद काका की इतनी अच्छी जमीन है रोड की तरफ, अरे अगर इन लोगों से खेती नहीं होती तो ये नहीं कि ये जमीन किसी को बेच दें, 30-40 लाख में तो आराम से ये जमीन बिक जाएगी। जाने दो ना, आजकल के लोगों को 2 पैसे दे दो पर अकल ना दो। देखो, सरसों की खेती इस बार सही से नहीं हुई तो उन्होंने खेती करनी भी छोड़ दी, ना बेचते हैं ना खेती करते हैं।
शीला और विकास की बातें सुनकर विनोद दुखी होकर घर आता है और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है, जिसके बाद काजल और विनोद की भी नौकरी लग जाती है। अब पूरा परिवार पूरे दिन घर से बाहर रहता है और सीधा रात को ही घर आता है। और इसी बीच गांव के कुछ लोग शिल्पा को भड़काने की कोशिश करते हैं। शिल्पा बहू कैसी हो, 5वां महीना लग गया क्या? और ये क्या इतनी अच्छी रोड की तरफ जमीन है तुम्हारे सास ससुर की, और वो लोग खेती ना करके कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं। अरे अगर खेती नहीं करनी तो जमीन बेच दो ना, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर उस पैसे से तुम घर बना लेना, अपने पति का अच्छा इलाज करवा लेना, ननद की शादी करवा देना, थोड़ा बहुत काम कम हो जाएगा। नहीं काकी, ले देकर हमारे पास ये छोटा सा घर और खेत ही तो बचा है। अगर हम उसे भी बेच देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? और खेती की बात है तो कुछ दिन बाद मैं खुद अपने खेत में खेती करूंगी। करो बहू, जो करना है, तुम्हारा खेत है, मेरा काम तो बस सलाह देना था, जो कि मैंने दे दी है। वरना हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नजरें तुम्हारी जमीन और खेत पर है, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी अपने खेत पर अपना कब्जा कर लो उतना अच्छा होगा। शिल्पा की बातें सुनकर सुमित्रा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो शिल्पा सारी बात अपने सास ससुर को बताती है। माँ जी, हर किसी की नजर हमारे ही खेत पर है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं खुद खेत जाऊंगी और कोई छोटी मोटी खेती करूंगी। नहीं बहू, तेरा 5वां महीना लग चुका है, ऐसे में मैं तुझसे खेत का काम नहीं करवा सकती। मैंने एक फैसला लिया है, हम दिन में बाहर काम करेंगे और रात को खेती का काम करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रही हो शांति, मैं कल शाम को फैक्ट्री से आता हुआ कुछ खाद और केमिकल ले लूंगा। इस बार हम गेहूं की खेती करेंगे। माँ पापा, आप दोनों अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पाओगे? मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी। घर की बढ़ती परेशानी और अपने खेत पर किसी और की नजर देखकर पूरा परिवार पूरे दिन ठंड में काम करता है और शाम को 7 बजे घर आकर 1 घंटे आराम करते हैं और फिर खेती करने के लिए अपने खेत जाने की तैयारी करते हैं। बहू, हम लोग खेत जा रहे हैं। काजल, तू घर में बहू बच्चे और अपने भाई का ख्याल रखना। हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, आप लोग जाओ, मैं 1 घंटे बाद खाना लेकर आऊंगी। रात को खेती करना सही रहेगा क्या? बाहर कितनी ठंड हो रही है, जनवरी शुरू हो चुकी है और जनवरी की ठंड तो सबसे ज्यादा कड़ाके की होती है। बहू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर शांति अपने पति के साथ हल, खाद और जरूरत की कुछ चीजें लेकर ठंड में कांपते हुए खेत के लिए निकल जाती है। ठंड के कारण रास्ता बहुत अंधकार भरा होता है, इसलिए विनोद और शांति अपने हाथों में टॉर्च लेकर खेत में जाते हैं। सुनिए जी, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, हम इस ठंड में खेती कर भी पाएंगे या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा शांति, अब मैंने ठान लिया है, मैं पहले की तरह फिर से काम करूंगा और अपना घर परिवार देखूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बेटा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठंड में कांपते हुए विनोद और शांति खेत पहुंचते हैं और सबसे पहले खंबे पर लाइट की व्यवस्था करते हैं और इतना बोलकर विनोद कमरे में लाइट लगाता है। मैंने शांति खंबे पर 2 लाइट टांग दी है, तुम एक काम करो, ये तार खींचकर उस झोपड़ी तक ले जाओ और प्लग लगा दो। हाँ जी, अभी करती हूँ। विनोद और शांति मिलकर खेत में 2 लाइट का इंतजाम करते हैं और उसके बाद हल लेकर खेती करनी शुरू कर देते हैं। ये लो शांति, पहले कितनी ठंड लग रही थी, पर खेती करते हुए अब ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माँ पापा, मैं खाना लेकर आ गई हूँ, अब आप लोग जाकर खाना खा लो। कितनी ठंड हो रही है, पता नहीं आप लोग इतनी ठंड में कैसे खेती कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। करना तो पड़ेगा ही ना बेटा, कुछ कर्ज भी तो है, घर की छत भी ठीक करवानी है, तेरी शादी करनी है, तेरे भाई का इलाज करवाना है, बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लाने हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी है हमारे सिर पर। खाना खाने के बाद शांति और विनोद हाथ मुंह धोकर अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर आग जलाकर खाना खाने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और बहुत जल्द विनोद और शांति गेहूं की खेती शुरू कर देते हैं। अब वो रात रात को खेत में पानी देने के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक रात जब दोनों पति पत्नी खेत में रात के 10 बजे पानी दे रहे होते हैं तो वहां से एक आदमी अपने घर के लिए जा रहा होता है और उन्हें रात को खेती करता देखकर उनसे कहता है, अरे भाई विनोद भैया, ये क्या, तुम और भाभी थकते नहीं हो क्या जो रात को 10 बजे खेत आए हो? अरे वो भी पानी देने के लिए, ये काम दिन में कर लेते, कितनी ठंड हो रही है। अरे सुरेश भैया, तुम्हें तो पता है हमारे हालात, अब ऐसे में दिन में आराम ही कहाँ है कि फुर्सत से खेती कर सके, इसलिए रात को ही खेत आ जाते हैं। बस काम हो ही गया है, अभी घर चले जाएंगे। भैया, जिस तरह आप और भाभी रात को खेती कर रहे हैं, देख लेना भगवान आपकी सारी परेशानी बहुत जल्दी दूर कर देगा।
अच्छा मैं अब चलता हूँ, बहुत ठंड हो रही है और मुझे भी घर जाने में देरी हो गई। विनोद और शांति को रात को खेत में पानी देता देखकर सुरेश काफी हैरान होता है और उनसे बात करके अपने घर के लिए चला जाता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ विनोद और शांति इसी तरह पूरे दिन बाहर काम करते हैं और घर आकर सीधा खेत चले जाते हैं। एक दिन जब विनोद और शांति खेत में काम कर रहे होते हैं तो काजल की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसे देखकर शिल्पा काजल से कहती है, काजल, आज तुम्हें खेत जाने की जरूरत नहीं है। सारा दिन ऑफिस में काम करती हो, फिर घर आकर खाना बनाने में मेरी मदद करती हो। जब तक मैं घर के काम करती हूँ तुम बच्चों को संभालती हो और उसके बाद खाना लेकर खेत चली जाती हो, बिल्कुल आराम नहीं करती, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तुम बच्चों के साथ आराम से सो जाओ, मैं आज माँ जी और पापा जी को खाना देकर आती हूँ। पर भाभी आप गर्भवती हैं, मैं आपको ऐसी हालत में कैसे खेत जाने दूं? कुछ नहीं होगा मुझे, तुम बच्चों के साथ आराम करो, मैं जा रही हूँ खेत। राजू, पिंकी, बुआ को बिल्कुल भी तंग मत करना और चुपचाप सो जाना। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, मैं बुआ को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। बुआ आज मैं बिस्तर लगा देती हूँ, आपकी तबीयत खराब है ना। पिंकी की बात सुनकर शिल्पा और काजल थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद दोनों बच्चे बिस्तर लगाकर सोने की तैयारी करते हैं और शिल्पा खाना लेकर खेत जाती है और देखती है कि खेत में छोटे छोटे गेहूं के पौधे हो चुके हैं, जिसे देखकर शिल्पा अपने सास ससुर से कहती है, माँ जी, इस बार तो हमारी गेहूं की फसल अच्छी हुई है। देखिए ना, छोटे छोटे पौधे होने भी शुरू हो गए हैं और ये कितने घने हैं। बहू अभी तो बस शुरुआत है, देखना बहुत जल्द हमारी फसल पक जाएगी और फिर इसकी कटाई भी हम खुद ही करेंगे। पर बहू, आज तू क्यों खेत आई है? देख नहीं रही कितनी ज्यादा ठंड हो रही है? हाँ माँ जी, ठंड हो रही है, पर अब हमेशा ठंड एक जैसी तो नहीं रहेगी ना। और वैसे भी आज काजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं खाना लेकर आ गई। चलिए खाना खा लीजिए। एक बार फिर शांति और विनोद खेत में ही आग जलाते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद फिर से खेत में काम करना शुरू कर देते हैं और शिल्पा बर्तन लेकर घर आती है और देखती है कि काजल अब भी उठी हुई है। अरे काजल, तुम सोई नहीं? नहीं भाभी, नींद ही नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, फिर भैया को खांसी होने लगी तो उन्हें उठकर गर्म पानी पिलाया और फिर आपका इंतजार करने लगी कि माँ और पापा कब तक आएंगे। बोल रहे थे कि बस थोड़ा सा काम रह गया है, आ जाएंगे आधे घंटे में। तुम सो जाओ, मैं उठी हुई हूँ, जब वो आएंगे तो मैं उनका बिस्तर लगा दूंगी। इतना बोलकर शिल्पा बर्तन धोकर रख देती है और बिस्तर लगाकर खुद भी फटे कंबल में बैठ जाती है। कुछ देर में उसके सास ससुर आ जाते हैं और वो लोग आराम से सो जाते हैं। पर सुबह होते ही लाला उनके घर आता है। अरे विनोद भैया, 1 महीना हो चुका है, लगता है तुम भूल गए बात क्या हुई थी। पैसे है तो 2000 दे दो और अगर नहीं है तो मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ, 4000 का इंतजाम करके रखना। एक ही गांव में रहकर तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई है। कोई जरूरत नहीं है अगले हफ्ते आने की। पापा, मुझे कल रात को ही सैलरी मिली थी, अपनी 2000 लेते जाओ। वो तो रात में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हम तुम्हें रात को पैसे देने के लिए नहीं आ पाए, वरना कल रात को ही तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मार देते। पैसे लेकर लाला तो वहां से चला जाता है, पर शिल्पा को काफी बुरा लगता है और वो अपने घर वालों से कहती है, आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस इस घर में मैं ही बैठी रहती हूँ। काजल भी पूरे दिन ऑफिस में काम करती है और शाम को आकर मेरी मदद करवाती है, खाना लेकर खेत जाती है। माँ जी और पापा जी सारा दिन काम करते हैं और शाम को आकर फिर से खेत चले जाते हैं। इतनी सारी परेशानी है, पर परेशानियों का सामना सिर्फ मेरा परिवार कर रहा है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी घर से ही काम करूंगी। वैसे भी एक दिन विमला आंटी बता रही थी कि जहाँ वो काम करती हैं वहाँ टिफिन सर्विस नहीं है, बहुत से वर्कर खाने के लिए दूर दूर जाते हैं, इसीलिए अब से मैं टिफिन सर्विस का काम शुरू करूंगी। बहू, हम सब हैं तो फिर तुझे क्या जरूरत है ऐसी हालत में काम करने की? माँ जी, अगर हम सब मिलकर इस परेशानी का सामना करेंगे तभी इसका हल निकलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का अच्छे से इलाज हो सके, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, अच्छे बिस्तर मिले, ताकि वह सो सके। आप तो अच्छी रही हैं कि ठंड में सोने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जा रही है। और माँ, आपको पता है स्कूल में सभी बच्चे अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं, बस हम ही नहीं लेकर जाते। सब हमारा मजाक बनाते हैं और हमें गरीब कहते हैं, पर हम आपको ये बात कभी नहीं बताते क्योंकि हम सच में बहुत गरीब है ना। बच्चों की बातें सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं और शिल्पा को काम करने की परमिशन दे देते हैं। अब अगली सुबह होते ही शिल्पा विमला से बात करने उसके घर जाती है। अरे बहू, तू यहाँ ऐसी हालत में क्या हुआ? मुझे बता देती, मैं आ जाती तेरे घर।
अरे नहीं, मुझे आपसे काम था, फिर आप 10 बजे चली जाती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, बाकी सब भी जॉब पर गए हैं। उस दिन आप बता रही थी ना कि जिस फैक्ट्री में आप काम करती हैं वहाँ बहुत से लोग हैं जो खाना नहीं लेकर आते। वहाँ टिफिन सर्विस की जरूरत है। आप अपने मालिक से बात करवा दीजिए ना, मैं टिफिन सर्विस दूंगी। घर में खाली ही बैठी रहती हूँ, घर के हालात भी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। थोड़ा काम मैं भी कर लूंगी तो हालात सुधर जाएंगे। हाँ बहू, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। और इंसान चाहे बूढ़ा हो या जवान, काम तो उसे करते ही रहना चाहिए। वैसे भी जैसे हमारे गांव वाले हैं और उन लोगों की तुम्हारे घर और खेत पर नजर है ना, उनकी नजरें हटाने के लिए तुम लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सुनती हूँ मैं बहुत से लोगों से जो आपस में बात करते रहते हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और बिगड़े, तुम वो जमीन बेच दो। पर कभी भी अपनी जमीन मत बेचना। बहुत अच्छी जमीन है तुम्हारी, अच्छे से खेती करना वहाँ। आज मैं मालिक से बात कर लूंगी। आंटी, इस पूरे गांव में एक आप ही हैं जो हमारी इतनी मदद करती हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा काम है और राकेश को भी खाना और दवाई देने का समय हो गया है। शिल्पा विमला से बात करके अपने घर जाती है, जहाँ पर चूल्हा जलाकर थोड़ा सा पानी गर्म करती है और अपने पति का हाथ पैर पोंछते हुए उनसे बातें बोलती है। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हम आपका इलाज बड़े डॉक्टर से करवाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि पहले से आपकी तबीयत बेहतर हुई है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और फिर से काम करने लगेंगे। शिल्पा अपने पति से बात करती है और उसके बाद घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विमला अपने मालिक से बात करती है, जिसके बाद टिफिन सर्विस का काम शिल्पा को मिल जाता है। अब घर में ही रहकर शिल्पा 10 लोगों का खाना बनाती है और अलग अलग टिफिन में पैक करती है। माँ, बहुत भूख लग रही है। अगर सभी का लंच पैक कर दिया तो हमें भी खाना दे दो ना। हाँ बेटा, बस 10 मिनट और। भैया, मैंने सभी का लंच पैक कर दिया, थैला दे दीजिए। हाँ मैडम, ये लो थैला और जल्दी से सारे टिफिन दे दीजिए। लंच का समय होने वाला है, जल्दी जाना है। फैक्ट्री का मालिक एक लड़के को टिफिन लेने के लिए भेजता है और शिल्पा सारा खाना बनाकर टिफिन पैक करके उस लड़के के हाथ से खाना भिजवा देती है। अब समय तेजी से बीतता है और गुजरते समय के साथ शांति और विनोद की फसल भी पक जाती है। ऐसी एक रात पूरा परिवार खेत जाता है और अपनी पकी हुई फसल को देखकर आपस में बात करते हैं। हमारी फसल भी पककर तैयार हो चुकी है। सुनिए जी, बहू का 9वां महीना लग चुका है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि संडे को जब हमारी छुट्टी रहेगी तो उस दिन हम फसल की कटाई कर ले। माँ, एक दिन में फसल की कटाई नहीं हो पाएगी और इस बार फसल अच्छी हुई है, दिन रात लगकर कटाई करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ अभी से ही फसल काटना शुरू कर देते हैं। इस तरह पूरा परिवार मिलकर रात को फसल कटाई का काम शुरू कर देता है और सुबह होते ही सब अपने काम पर चले जाते हैं और फिर से रात होते ही फसल को काटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते संडे का दिन आ जाता है और उस दिन शांति अपने परिवार के साथ सारी फसल काटकर उन्हें बेचने के लिए बांधना शुरू कर देती है। सुनिए जी, ट्रक नहीं आया अभी तक और मालिक से बात कर ली है ना? अरे फिक्र मत करो, हमने सब कर लिया है। अब तो बहू की डिलीवरी भी हम अस्पताल में करवाएंगे। फसल काफी अच्छी हुई है, काफी मुनाफा होगा। दिन रात एक करके पूरा परिवार अच्छी फसल पैदा करता है और उसे बेचकर काफी मुनाफा भी कमाते हैं। साथ ही वो लोग अभी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ते और बहुत जल्द शिल्पा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इसके बाद विनोद अपने घर की मरम्मत का काम शुरू कर देता है। दादी, हमारा तो घर बन रहा है। अब छोटी खिड़कियों से हवा नहीं आएगी, पर हमें नए बिस्तर कब मिलेंगे? तुम्हारे लिए नए बिस्तर भी आ जाएंगे। अब कौन सी ठंड है जो तुम्हें ठंड लगेगी? बस अब भैया जल्दी से ठीक हो जाएं। भयंकर गर्मी ना सहनी पड़े, इसीलिए घर की छत की मरम्मत करवा ली। ये तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। ठंड तो जैसे तैसे बिता ली, पर गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे मानना पड़ेगा शांति बहन, तुम्हें और भाई साहब को इस उम्र में भी कमाल कर दिया तुम सबने। वरना कौन रात को खेती करता है? हम लोग तो दिन में भी खेती करते वक्त आलस कर जाते हैं। मुझे तो पता ही था कि अंकल आंटी इस मुसीबत का भी सामना कर लेंगे। अच्छा किया आंटी जो आपने अपना खेत नहीं बेचा। अगर खेत बेच देते तो मुसीबत और बढ़ जाती। देखिए माँ जी, जो हमारा खेत हड़पना चाहते थे, हमारी गरीबी का मजाक बना रहे थे, आज वह किस तरह की हमसे बातें कर रहे हैं। अच्छे होने का ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे हमें कुछ उनके बारे में पता ही नहीं है। अपने गांव वालों की बातें सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। समय यूं ही गुजरता है और पूरा परिवार मिलकर अच्छे से पैसा कमाता है और राकेश का इलाज करवाता है और बहुत जल्द राकेश भी ठीक हो जाता है। माँ, भाभी देखो, भैया चलने लगे। मेरा बेटा ठीक हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाता।
इस सर्दी आप लोगों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, पर अब मैं ठीक हो चुका हूँ। आने वाली अगली सर्दियों में मैं आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपके बेटे का आपसे वादा है। मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा और अपने घर के हालातों को सुधारने आप लोगों की मदद करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी तूने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तू ठीक हो गया, हमारे लिए यही काफी है। बहू, आज तो कुछ अच्छा बनाना, तो मेरा बेटा ठीक हो गया है। राकेश के ठीक होने के बाद गरीब परिवार की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं और बहुत जल्दी राकेश फिर से काम की तलाश में जाता है और एक अच्छी नौकरी लगने के बाद अपने घर की जिम्मेदारी फिर से उठा लेता है। पर इस बार घर वाले घर की पूरी जिम्मेदारी राकेश के कंधे पर अकेला नहीं डालते। समय गुजरता है और अगली सर्दी आते आते तक राकेश कुछ और खेत खरीद लेता है। अरे भाई, मुबारक हो भैया। सर्दी कितनी स्ट्रगल भरी थी भाई पिछली, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की। तुम्हें रात को खेती करनी पड़ती थी, पर यह सर्दी उतनी ही खुशियों भरी है। तुम्हारी 1 साल के अंदर घर भी बन लिया, बेटे का इलाज भी करवा लिया और सारे कर्ज भी उतार दिए और अब नया खेत भी ले लिया। सच कहते हैं लोग, मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। हाँ भैया, वो कहते हैं ना, भगवान सब देखता है, और कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जो गांव वाले विनोद और उसके परिवार से जलते थे और उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब वही गांव वाले मौके ढूंढते हैं और उनके पास आकर न सिर्फ उनसे बात करते हैं बल्कि उन्हें बधाइयां भी देते हैं और इसी तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।